अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 के हवाले से जो कुछ स्टडी कर चुके हैं अब तक वो आप रिवाइज़ कर चुके होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के हवाले से ही होगा। और इससे पहले जो हमने लेक्चर कंप्लीट किया था वो भी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के ही लिहाज से था, और इससे पहले हम लोग एटॉमिक फ़िज़िक्स तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 में न्यूक्लियर फिज़िक्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आखिर न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होती है। न्यूक्लियर फिज़िक्स, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस, तो इसमें बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं? इसमें हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उन पार्टिकल्स का आपस में जो भी इंटरेक्शन होता है उसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। जब किसी एटम का न्यूक्लियस किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करता है, या जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस को हम डिसइंटीग्रेट करते हैं इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, तो जो भी उसके अंदर तब्दीली जनरेट हो रही होती है उस तब्दीली के बारे में हम स्टडी करते हैं। आप जानते हैं कि फंडामेंटली न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं? प्रोटॉन मौजूद है और साथ में न्यूट्रॉन मौजूद है। तो हमें ये देखना होता है कि प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव रेडिकल यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जब ये किसी दूसरे प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका किस तरह का बिहेवियर होता है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के साथ किस तरह का बिहेवियर होता है, और किसी एक न्यूट्रॉन का किसी दूसरे न्यूट्रॉन के साथ किस तरह का इंटरेक्शन होता है। जब एटम के न्यूक्लियस से मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन खारिज हो रही होती हैं, जो कि आप छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस। तो अल्फ़ा रेडिएशन के एमिट होने के नतीजे में न्यूक्लियस के अंदर किस तरह की तब्दीली आती है और उस तब्दीली का हमारे एनवायरनमेंट पर किस तरह का असर होता है। जब एटम के न्यूक्लियस के अंदर से बीटा या गामा रेडिएशंस एमिट होती हैं तो न्यूक्लियस के अंदर किस तरह की तब्दीली आती है, और उन तब्दीलियों का फिर हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे सराउंडिंग पर किस तरह का असर होता है। ये तमाम चीज़ें भी हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। आप जानते हैं कि एक एटम के न्यूक्लियस के लिहाज से जो रिएक्शंस होते हैं बुनियादी तौर पर दो तरह के, जिनको हम कहते हैं फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। आप आने वाली क्लासों में तफसील से इसको स्टडी भी करेंगे। तो फिशन रिएक्शन के नतीजे में क्या हो रहा होता है, और फ्यूजन जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप मिलकर और हीलियम यानी कि हेवियर न्यूक्लियस बना रहे होते हैं, साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जीज भी रिलीज हो रही होती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आप फिज़िक्स की जिस ब्रांच में स्टडी कर सकते हैं उसको आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स के बाद हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल फिज़िक्स। पार्टिकल फिज़िक्स थोड़ा सा यहाँ पर मैं इंटरकनेक्ट करना चाहूँगा एटॉमिक, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिज़िक्स को। जब हमने एटॉमिक फिज़िक्स की बात की थी तो आपको याद है कि हमने पूरे के पूरे एटम के स्ट्रक्चर, बिहेवियर, कैरेक्टर को स्टडी किया था। उसमें ऑर्बिट्स की भी हम बात कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन की भी बात कर रहे थे। जब एटम हायर एनर्जी लेवल पर जाता है या जब एटम लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, या जो भी रेडिएशन एमिट होती है उसकी भी हम बात कर रहे थे। लेकिन जब हमने न्यूक्लियर फिज़िक्स को देखा तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमने अपनी स्टडी को महदूद किया सिर्फ कहाँ तक? न्यूक्लियस तक। यानी अब हमारा कंसर्न ऑर्बिट से नहीं था, और ऑर्बिट से कंसर्न ना होने का मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस नहीं कर रहे थे। हमारी सारी की सारी स्टडी महदूद थी सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के लिहाज से। न्यूक्लियस के अंदर फंडामेंटली तो पार्टिकल्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ सब फंडामेंटल पार्टिकल्स ही मौजूद हैं जिनसे खुद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको हम आमतौर पर कहते हैं लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, फिर इसी तरह आप जानते हैं फोटॉन्स के हवाले से, इसी तरह बोसॉन्स के हवाले से आप जानते हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं,
या जब न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशंस एमिट होती हैं तो फिर जो तब्दीली आती है, मज़ीद जो पार्टिकल्स वहाँ पे अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, जैसे कि लेप्टॉन, क्वार्क्स, फोटॉन, बोसॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रिनोज वगैरह। तो इसको बेसिकली हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की एक और ब्रांच जो कहलाती है पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मज़ीद सब फंडामेंटल पार्टिकल यानी एलिमेंट्री पार्टिकल को स्टडी करते हैं। उनकी स्पिन यानी वो अगर कहीं पर मौजूद हैं तो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, उनका मास किस तरह का है, उनसे रिलेटेड जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो भी रेडिएशंस के इफेक्ट होंगे उनको भी हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। तो उम्मीद है कि एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स तीनों का किसी हद तक जो डिफरेंस है वो आपके जहन में क्लियर हुआ होगा और हम आने वाले चैप्टर्स में इनको तफसील से डिस्कस करते ही रहेंगे। इसके साथ हम अगर आगे चलते हैं तो फिर आगे जो फिजिक्स की ब्रांच आती हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स, जो आज बहुत ज़्यादा तकरीबन हर जगह पे ही इस्तेमाल हो रही है। ज़रा इस लफ्ज़ थर्मोडायनेमिक्स पर गौर कीजिए तो इसमें एक लफ्ज़ मौजूद है थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट, और एक और वर्ड इसके अंदर मौजूद है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का वैसे तो मतलब होता है पावर, लेकिन इसको बाज़ औक़ात हम मोशन यानी मैकेनिकल एनर्जी की इंटरप्रिटेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मोशन के लिहाज से डिस्कस कर लेते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब हो गया? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हुआ कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिस हम हीट एनर्जी के फ्लो के लिहाज से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन की बात कर रहे होते हैं। जब हीट एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही होती है या जब हीट एनर्जी किसी सिस्टम से बाहर खारिज हो रही होती है तो उस सूरत में जो भी मैकेनिकल चेंज आता है एनर्जी में उसको हम यूजुअली डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं गाड़ियों के इंजन्स वगैरह के हवाले से उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी में सीएनजी है, किसी में एलपीजी है, किसी में पेट्रोल है, किसी में डीजल है। और इसी तरह स्टीम इंजन की बात करें तो आप जानते हैं उसमें कोयला वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। ये तमाम के तमाम जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी फ्यूल्स हैं, इनको हम क्या करते थे, हम इनको जलाया करते थे। इंजन के अंदर डीजल, पेट्रोल वगैरह जलते हैं जिसके नतीजे में हीट एनर्जी क्रिएट होती है। और जब हीट एनर्जी क्रिएट होती है तो गाड़ी का इंजन वर्किंग में आता है, मतलब वो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और इस तरह फिर हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी सिस्टम हैं वो रन कर रहे होते हैं। आप अगर घर में देखें तो किचन के अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें पकाने के लिए हम बर्तन और फिर चूल्हे का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम वहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हीट एनर्जी ही तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उस हीट एनर्जी के बर्तन के अंदर जाने की सूरत में आपको मैकेनिकल वर्क होता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आप हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी के साथ जो लिंक होता है और फिर इस सूरत में जो इंटरनल एनर्जी इसका चेंज आ रहा होता है उसको आप स्टडी करते हैं, उसको आप कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर मैं अपने लेक्चर नंबर 6 को ख़त्म करता हूँ, इन 3 ब्रांचेस जिसको आज हमने स्टडी किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो फिजिक्स की फंडामेंटल ब्रांचेस है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर नंबर 6 को ख़त्म करते हैं। यहाँ तक जो कुछ स्टडी कर चुके हैं उसको आप अच्छी तरह पढ़िए और उस पर गौर व फिक्र कीजिए ताकि कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप वो मुझसे पूछ सकें। थैंक यू।